अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास डेटाबेस कनेक्टिविटी इन ASP.NET कोर MVC। ठीक है, कि हम अपनी किस तरह ASP.NET कोर की वेब एप्लीकेशन में डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं और अपने टेबल्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम ये सीखेंगे। अच्छा, अब इसको सीखने से पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जब हम लोगों ने MVC पैटर्न पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो मॉडल होता है वो हमारे किसी डेटाबेस के टेबल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी मॉडल मतलब सीधा सीधा समझो टेबल है। मतलब आपके पास डेटाबेस में जो टेबल है वो आपकी एप्लीकेशन में मॉडल है। क्या है? मॉडल है। ठीक है, अब एक तरफ है मॉडल जो कि ऊप पे काम करता है। किस पे काम करता है? ऊप पे। और आपके पास एक तरफ है डेटाबेस जो कि टेबल्स की फॉर्म में काम करता है। किस में काम करता है? टेबल्स की फॉर्म में, या हम इसे कहते हैं रिलेशनल मॉडल। क्या कहते हैं? रिलेशनल मॉडल। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको इस C# के कोड को कनेक्ट करना है अपने डेटाबेस के टेबल से। क्या करना है? C# के कोड को कनेक्ट करना है डेटाबेस के टेबल से। अब यहां पर एक टर्म आपके पास यहां पर आती है जिसका नाम होता है ORM। ठीक है, जो हम पहले भी देख चुके हैं, ऑब्जेक्ट लारावेल के अंदर हमने पढ़ा था, रिलेशनल मैपर। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। ऑब्जेक्ट यहाँ रिप्रेजेंट करता है ऊप के कोड को। किसको? ऊप के कोड को, कि किसी क्लास के ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? क्लास का। रिलेशनल मींस डेटाबेस, रिलेशनल मींस डेटाबेस या उसके टेबल्स। ठीक है, और मैपर मींस कनेक्ट करने वाला। मैपर मींस यानी आपके डेटाबेस को आपकी एप्लीकेशन के कोड से कनेक्ट करने वाला ORM कहलाता है। क्या कहलाता है? अब जब हमने लारावेल पढ़ी थी तो उसमें जो आपके पास ORM था वो था एलोक्वेंट। पढ़ाया था एलोक्वेंट ORM। ठीक है, जो क्या करता था, एक ब्रिज का काम करता था आपके डेटाबेस और आपकी लारावेल की ऐप के बीच में, कनेक्ट करवाता था आपकी एप्लीकेशन को। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर का काम करता है ASP.NET कोर में, वो एक पैकेज है और उसमें भी एक क्लास है जो ये काम करती है। लेकिन उस पैकेज का नाम है एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट कोर। ये एक नेम स्पेस है, एक पैकेज है। इस पैकेज में आपको एक क्लास दी जाती है जिसका नाम होता है DB कंटेक्स्ट। क्या नाम होता है? DB कंटेक्स्ट। ये पैकेज हम डाउनलोड करेंगे। हमने देखा था ना, जो हमने नगेट पैकेजेस देखे थे, वहां से हम पैकेजेस डाउनलोड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। वहां पर हमें ये पैकेज मिलेगा। अब इस पैकेज के अंदर, इस EF कोर के ओपन सोर्स पैकेज के अंदर मुझे क्लास दी जाती है DB कॉन्टेक्स्ट के नाम से। ये वो क्लास है जो आपके पास आपकी एप्लीकेशन और आपके डेटाबेस के बीच में ब्रिज का काम करती है। किसका काम करती है? कनेक्ट करवाती है आपके डेटाबेस और आपके एप्लीकेशन को। ठीक है, तो इस क्लास को मुझे कॉन्फ़िगर करना होती है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, अदरवाइज इसके बिना मैं डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। उसके लिए सबसे पहले मुझे ये जो पैकेज है ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। बात समझ आ रही? ठीक है, तो इस तरह से हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं। जिससे क्या होता है, DB कॉन्टेक्स्ट क्लास जब आप अपनी एप्लीकेशन में स्टूडेंट का डेटा दोगे, लेट सपोज मैं स्टूडेंट का मॉडल बनाता हूँ। किसका मॉडल बनाता हूँ? स्टूडेंट का। तो एक क्लास होगी। मॉडल क्या होती है? एक क्लास। उसमें प्रॉपर्टीज होगी, ID, नेम, एज, फोन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, सो ऑन। ठीक है, वो सारी चीजें आपके मॉडल में आपने डिफाइन कर दी। जब आप फॉर्म से उसका डेटा उस मॉडल में बाइंड करोगे, जो हम सीख चुके हैं। ठीक है, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपको अब डेटाबेस में भेजना है। किस में भेजना है? डेटाबेस में। तो जाहिर सी बात है वो ऑब्जेक्ट एक SQL क्वेरी या डेटाबेस के रिजल्ट सेट में कन्वर्ट होगा, जब भी डेटाबेस में स्टोर हो सकता है। डेटाबेस में क्लास का ऑब्जेक्ट तो स्टोर नहीं हो सकता ना, तो उसे कन्वर्ट कौन करेगा? DB कॉन्टेक्स्ट। और इसी तरह जब आप रिकॉर्ड निकालोगे डेटाबेस के टेबल से अपनी एप्लीकेशन के अंदर शो कराने के लिए, ठीक है, तो उस वक्त आपको रिकॉर्ड SQL रिजल्ट सेट के अंदर मिल रहा होगा, SQL के फॉर्म के अंदर मिल रहा होगा। उसे आपने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है या कलेक्शन में कन्वर्ट करना है, जिस पर मैं लूप लगाकर उसे टेबल में दिखा सकूं। ठीक है, तो ये जो ORM का काम करता है हमारे पास, DB कंटेक्स्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की क्लास करती है। ठीक है, इसको सर्च भी करके दिखा देते हैं। चलते हैं यहाँ पर और सर्च करते हैं। सर ये क्या बोला है? व्हाट इज EF कोर? EF मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क। एंटिटी फ्रेमवर्क EF कोर इज अ मॉडर्न ओपन सोर्स एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर फॉर .NET. It allow developers to work with databases using C# object and link. लिंक पढ़ाई थी,
लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी जिसमें हमें मेथड्स मिलते हैं, वेयर, फाइंड, एनी, ऑल, काउंट, सम, सारे मेथड्स मैंने आपको पढ़ाए थे। इसकी मदद से आप ये चीजें भी कर सकते हो, डेटा निकालो और सैलरी के कॉलम का सम कर दो। तो आप लिंक क्वेरी का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। एलिमिनेटिंग द नीड फॉर मोस्ट मैनुअल एसक्यूएल क्वेरीज। याद है पीएचपी में डेटाबेस में डेटा डालने के लिए पीएचपी में एसक्यूएल की क्वेरी लिखते थे, लंबी लंबी क्वेरीज लिखते थे। फिर लारावेल में वो चीज शॉर्ट हो गई। लारावेल में बस क्रिएट का मेथड लगाया और एसोसिएटिव एरे पास कर दिया। एलोकेंट ओआरएम ने उस एसोसिएटिव एरे को क्वेरी में कन्वर्ट किया और डेटाबेस में चला दिया। सेम वही काम डीबी कॉन्टेक्स्ट या ईएफ कोर करके देता है मुझे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एसक्यूएल क्वेरीज हटा देते हैं और ईएफ कोर की डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास मुझे मेथड्स के थ्रू ये चीज अलाउ करती है कि आप सिर्फ मेथड यूज करो, डेटा दो और मैं ये काम खुद संभाल लूंगा, ठीक है। मेकिंग डेटा एक्सेस फास्टर एंड सिंपलर, इट सर्व्स एज अ लाइट वेट एक्सटेंसिबल ऑल्टरनेटिव टू ओल्डर एंटिटी फ्रेमवर्क। अभी तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का 10th वर्जन चल रहा है, 10 पॉइंट समथिंग चल रहा है, ये तो 6 की बात कर रहा है। ORM मैकेनिज्म मैप सी शार्प क्लासेस टू डेटाबेस टेबल्स एंड प्रॉपर्टीज टू कॉलम्स। ORM का जो मैकेनिज्म है क्या करता है, आपकी जो सी शार्प की क्लासेस हैं यानी मॉडल्स, स्टूडेंट का मॉडल, एम्प्लॉय का मॉडल, जिसका टेबल भी होना चाहिए, जिसका टेबल भी होना चाहिए, तो क्या करता है वो उन क्लासेस को डेटाबेस टेबल्स में कन्वर्ट करता है और जो उसके अंदर प्रॉपर्टीज है उन्हें उसके कॉलम्स में। ये ओआरएम का मैकेनिज्म है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर का, ठीक है। लिंक क्वेरीज इनेबल क्वेरिंग डेटाबेस यूजिंग सी शार्प सिंटेक्स इंस्टेड ऑफ एसक्यूएल, अलाउ स्ट्रांगली टाइपिंग एंड कंपाइल टाइम एरर चेकिंग। अब इससे क्या मुराद है, देखो आपने बोला डीबी कॉन्टेक्स्ट भाई मुझे स्टूडेंट टेबल से सारा रिकॉर्ड ला कर दो, ठीक है, लेकिन उसमें भी वो रिकॉर्ड ला कर दो जिसकी आईडी 1 है। तो वहां पर फाइंड का मेथड लगाते हैं, क्या लगाते हैं कि फाइंड करो 1 आईडी वाला रिकॉर्ड वो ला कर दो। तो मुझे क्वेरी तो नहीं लिखनी पड़ी ना, यही क्वेरी अगर डेटाबेस में लिखता सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस, इसकी जगह पर एक मेथड दे दिया इस ओआरएम ने मुझे फाइंड का, जिसे हम लिंक क्वेरी के मेथड कहते हैं। बात समझ आई, लिंक इसलिए मैंने पढ़ाया था, ठीक है। फिर आती है माइग्रेशन। आप जो मॉडल्स अपने सी शार्प के कोड में बनाओगे, सॉरी ASP.NET कोर के मॉडल्स बनाओगे, ठीक है, टेबल्स आप जाकर खुद से डेटाबेस में डिजाइन नहीं करोगे, क्रिएट टेबल की क्वेरी लिखने की कोई जरूरत नहीं। आप जो मॉडल्स बनाओगे, स्टूडेंट का मॉडल, एम्प्लॉय का मॉडल, एड टू कार्ट का, ऑक्शन का, जिसका भी बनाओगे उसमें प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। उसने बोला आप जब माइग्रेशन चलाओगे तो ORM क्या करेगा, आपके मॉडल क्लास को कन्वर्ट कर देगा डेटाबेस टेबल में और उनकी प्रॉपर्टीज को कॉलम में, और टेबल खुद ब खुद बन जाएंगे। जैसे लारावेल में होता था, माइग्रेशन चलाते थे टेबल खुद ब खुद क्रिएट हो जाता था। तो ये वो फीचर हमें यहां पर भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। चेंज ट्रैकिंग करता है, ठीक है, सेव चेंजेस के थ्रू आप चेंज ट्रैकिंग कर सकते हो कि रिकॉर्ड आया, डिलीट हुआ, अपडेट हुआ, ये चीजें पूरी ट्रैक कर सकते हो आप, ठीक है। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, EF कोर जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, ठीक है। और मल्टीपल डेटाबेस प्रोवाइडर्स को सपोर्ट करता है EF कोर, एसक्यूएल सर्वर को, एसक्यूएल लाइट को, पोस्टग्रेस को, माइस्क्यूएल को, एज्योर को, डीबी को, सबको। तो आप ASP.NET कोर में अगर EF कोर यूज कर रहे हो तो आप कोई भी डेटाबेस क्लाइंट इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी डेटाबेस आप चाहो। लेकिन हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, हम एसक्यूएल सर्वर इस्तेमाल करेंगे। कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये बात समझ आ गई है, ठीक है। डेटाबेस और एप्लीकेशन को कनेक्ट करने वाले जो आपके पास ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म पैकेज है उसका नाम है EF कोर, ठीक है। वो आपको एक क्लास प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है डीबी कंटेक्स्ट। वो उसकी प्री डिफाइंड क्लास है, उसमें ऐसे मेथड्स और प्रॉपर्टीज बने हैं जो आपको आसानी देते हैं कि आप डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सको, ठीक है। आपको याद रखना है, क्लियर है, इसके बगैर आप डेटाबेस से इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे वे, लेकिन सबसे इजीएस्ट, सबसे सिंपलर और सबसे फास्टेस्ट वे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का तरीका है, ठीक है। इसकी मदद से आप बड़ी आसानी से काम कर सकते हो। ये देखो, अगर आपको लिखना है सारे डेटा सेलेक्ट करना है यूजर के टेबल से, तो आप लिखते हो एसक्यूएल क्वेरी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स। सी शार्प के कोड में आप लिखोगे कंटेक्स्ट, यानी कंटेक्स्ट मतलब डेटाबेस कंटेक्स्ट की जो क्लास है उसके अंदर जाओ, उसमें यूजर का टेबल है, उसका सारा डेटा किसमें कन्वर्ट कर दो, लिस्ट में, सारा डेटा आ जाएगा, क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं। आसानी है नहीं आसानी, ठीक है, आसान है बहुत। अभी हम लोग इसको आहिस्ता आहिस्ता करके देखते हैं। तो आपको क्या करना है सर, आपको अब एप्लीकेशन बनानी है। सबसे पहले क्या बनानी है, एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है। गौर से सुनना है, समझना है, जहां समझ नहीं आया वहां हाथ खड़ा करना है, टोकना है, ठीक है, लेकिन इसको समझना है। ASP.NET कोर MVC, मैंने कहा करोड़ ऑपरेशंस के नाम से मैंने ये फोल्डर क्रिएट कर लिया, डन है, क्रिएट किया। मैं .NET 10 इस्तेमाल कर रहा हूँ,
ये आपको पता होना चाहिए आप कौन सी डॉट नेट इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। और फिर मैंने क्रिएट पर क्लिक कर दिया तो मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब देखो, डेटाबेस कनेक्ट पहले कर लो या मॉडल पहले बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइग्रेशन तभी चलाओगे जब मॉडल होगा, क्योंकि उसी मॉडल के बिहाफ पर टेबल बनेगा डेटाबेस में। वो क्या कह रहा है, आपके जो मॉडल्स हैं उन्हें टेबल में कन्वर्ट कर दूंगा और उनकी प्रॉपर्टीज को कॉलम्स में। तो मॉडल होगा तो टेबल बनेगा ना। तो पहले क्या करते हैं, हम एक मॉडल बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक मॉडल बना लेते हैं, ऐड करते हैं एक क्लास। क्या ऐड करेंगे, एक क्लास। अभी एक एक ही टेबल के लिए मॉडल बना रहा हूं, उसका नाम मैं रख रहा हूँ स्टूडेंट। क्या रख रहा हूँ, स्टूडेंट नाम रख दिया मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर आप जो प्रॉपर्टीज रखना चाहो, अभी फिलहाल के लिए सिंपल रखते हुए ताकि आपको समझ आए, मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी रख दी पब्लिक। और यहाँ जो नाम दोगे वही कॉलम के नाम बनेंगे, वही, ठीक है। इंटीजर स्टूडेंट आईडी क्या रख दिया मैंने, और गेटर और सेटर, ठीक है। उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम और गेट एंड सेट, क्लियर है। उसके बाद पब्लिक इंटीजर स्टूडेंट एज गेट सेट, ठीक है। पब्लिक एनोटेशंस पढ़ाई दिया ना मैंने, है ना। पब्लिक स्ट्रिंग, बोलो पब्लिक स्ट्रिंग ईमेल रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, ईमेल और गेट एंड सेट, ठीक है। अब ये मैंने मॉडल बना दिया, ठीक है। अब जब भी मैं माइग्रेशन चलाऊं तो भाई क्या करना है, इस मॉडल का टेबल बना देना डेटाबेस में, ठीक है। अभी तक डेटाबेस का कोई काम नहीं किया। अब करेंगे डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी डेटाबेस की कॉन्टेक्स्ट क्लास बनानी है। क्या बनानी है, कॉन्टेक्स्ट क्लास, जिसकी मदद से रिकॉर्ड आएगा जाएगा, सारे टेबल्स को मैनिपुलेट करोगे, तमाम चीजें उसी क्लास की मदद से करोगे। अब आपने क्या करना है, आपने अगर ईएफ कोर की डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको मॉडल्स में एक अपनी क्लास बनानी है। माई डीबी कॉन्टेक्स्ट, एफ डीबी कॉन्टेक्स्ट, किसी भी नाम से बना लो, ठीक है। तो आपने मॉडल में आना है, किस में आना है, मॉडल में, और राइट क्लिक करना है। क्या करना है, ऐड करनी है एक क्लास। ये ऐसी क्लास होगी जो मेरे डेटाबेस का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगी और कनेक्ट करवाएगी। क्या करवाएगी, कनेक्ट। अब इसका नाम आप कुछ भी रखो, लेकिन डीबी कंटेक्स्ट नहीं रखना, क्योंकि डीबी कंटेक्स्ट पहले से ईएफ कोर की क्लास है। ये क्लास मैं खुद बना रहा हूं, ये क्लास में। तो इसका नाम आप ज्यादातर देखोगे लोग रखते हैं ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, माई डीबी कॉन्टेक्स्ट, इस तरह का नाम रख रहे होते हैं, ठीक है। ये वो मॉडल क्लास होगी जो आपको डेटाबेस से कनेक्ट होने की एबिलिटी देगी, ठीक है। तो इसका नाम मैंने रख दिया माई डीबी कॉन्टेक्स्ट, क्लियर है। और एंटर कर दिया, जैसे नॉर्मल क्लास हम बनाते हैं वैसे बन गई। लेकिन अभी तक यहाँ पर ईएफ कोर की डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब ईएफ कोर का पैकेज होगा ही नहीं तो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास इस्तेमाल कैसे करोगे। तो अब आपको 4 पैकेजेस इंस्टॉल करने जो आपकी डेटाबेस कनेक्शन में इस्तेमाल होंगे। कितने पैकेजेस, 4, ठीक है। और उन पैकेजेस का नाम है, सबसे पहले तो यही है, एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट कोर, ठीक है। उसके बाद एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। और उसके बाद एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स, और उसके बाद एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट डिजाइन। ये वो पैकेजेस हैं जो आपको डेटाबेस कनेक्शन में हेल्प करेंगे। ये आपको कनेक्टिविटी की क्लासेस देगा डीबी कंटेक्स्ट, ये आपको एसक्यूएल सर्वर से कनेक्शन की क्लासेस देगा, ये आपको माइग्रेशन की एबिलिटी देगी। ये जो टूल्स वाली पैकेज है ये माइग्रेशन की एबिलिटी देता है, अभी दिखाता हूँ, ठीक है। और ये डेटाबेस डिजाइन की पैकेज है, क्लियर है। तो ये चारों पैकेजेस क्या करने हैं, अब हमने इंस्टॉल करने हैं अपने प्रोजेक्ट में। अब पैकेज इंस्टॉल करने के लिए आपके जो प्रोजेक्ट का नाम है उस पर आपने करना है राइट क्लिक। और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आपको दिखेगा मैनेज नगेट, बोलो मैनेज नगेट पैकेजेस। मैनेज नगेट पैकेजेस को आपने ओपन करना है और यहाँ से इंस्टॉल से आपने ब्राउज में आ जाना है, क्योंकि इंस्टॉल अभी कोई नहीं है तो वहां पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। आपने ध्यान रखना है कि आपका इंटरनेट चल रहा हो, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। और यहाँ पर मैंने सर्च करना है सिर्फ एनटीटी। क्या सर्च करूंगा, एंटिटी। जैसे एंटिटी सर्च करूंगा, देखो माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसको आपने ओपन करना है। अब आपको ना यहाँ पर वर्जन सेलेक्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट की डॉट नेट का वर्जन क्या है। अगर 8 है तो पैकेजेस का वर्जन भी 8 सेलेक्ट करोगे, क्योंकि आपकी डॉट नेट के वर्जन के साथ पैकेजेस कंपेटेबल होते हैं, अदरवाइज इंस्टॉल ही
नहीं होगा। मेरे पास .NET 10 है तो मैं 10 का पैकेज इंस्टॉल कर सकता हूँ। अगर आपके पास 8 9 है तो आप 8 9 वाले लेटेस्ट कर सकते हो। बात समझ आई? वरना आपके पास इंस्टॉल ही नहीं। कर सकते हैं, जब 10 है तो लेटेस्ट करेंगे ना। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और ये मुझसे लाइसेंस एक्सेप्टेंस मांगता है। क्या मांगता है? एक्सेप्ट करेंगे। नीचे आपके पास आउटपुट में आपको फिनिश लिखा हुआ नजर आएगा जब ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये आपके पास इंस्टॉल हो चुका है। इसने दिखाया है क्यों नहीं आउटपुट? ये आ गया, फिनिश लिखा हुआ आ गया नीचे। ठीक है, अब यहां पर आपने दूसरा पैकेज देखना है, ये रहा, एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट डिजाइन। इसे ओपन किया, अगेन 10 यूज करूंगा। अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो आप पुराने वर्जन का पैकेज यूज करोगे। इंस्टॉल और एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, ये भी इंस्टॉल हो गया, फिनिश लिखा हुआ आ गया। उसके बाद एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल किया है। देखो आपको ये क्या बोल रहा है कि आपको कॉल यूज एसक्यूएल सर्वर मेथड टू चूज एसक्यूएल सर्वर एज योर एसक्यूएल सर्वर प्रोवाइडर फॉर योर डीबी कंटेक्स्ट। यानी कि अगर आप डीबी कंटेक्स्ट में एसक्यूएल सर्वर एज ए डेटाबेस यूज करना चाह रहे हो तो ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा है कोर टूल्स। ठीक है, इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। एक्सेप्ट, अब देखो ये क्या कह रहा है, अगर आप माइग्रेशंस वगैरह को मैनेज करना चाहते हो और स्कैफोल्ड करना चाहते हो डीबी कंटेक्स्ट के साथ तो आप टूल्स के पैकेज का इस्तेमाल करोगे। इसका मतलब है अगर मैं माइग्रेशन रन करूं और ये पैकेज नहीं हुआ हुआ तो माइग्रेशन रन ऑब्वियस सी बात है नहीं होगी। क्लियर? तो चारों पैकेज इंस्टॉल हो गए। कैसे पता चलेगा चारों पैकेज इंस्टॉल हो गए? आपकी डिपेंडेंसीज में आना है और यहाँ पर पैकेजेस नजर आ रहे हैं, देख रहे हो, चारों पैकेजेस आपके इंस्टॉल हो चुके हैं और वर्जन भी आपको दिख रहा है इसमें। क्लियर हो गया? ठीक है, अब पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं तो मैंने जो डीबी कंटेक्स्ट क्लास बनाई थी माई डीबी कंटेक्स्ट, अब इसमें अगर मैं चाह रहा हूं कि जो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की डीबी कंटेक्स्ट क्लास है उसके तमाम प्रॉपर्टीज और मेथड्स इसको मिल जाए तो वो क्लास इसमें इनहेरिट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? तो मैं इनहेरिट करूंगा इसमें डीबी कंटेक्स्ट क्लास जो मुझे कहां से मिलती है? एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के पैकेज से मिलती है। अब यहां इंपोर्ट करने के लिए आप खुद भी ऊपर लिख सकते हो। कैसे? यूजिंग एंटिटी, मेरा ख्याल है नहीं, सिस्टम डॉट इस तरह कुछ था। अगर आप इसमें माउस रखोगे और यहाँ पर आप बल पे क्लिक करोगे तो दिखाएगा माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी। तो आपके पास देखो अब ये क्लास रिजॉल्व हो गई क्योंकि इस नेम स्पेस से आ रही है तो इसको इंक्लूड करना जरूरी। ये वो क्लास है जो मुझे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर से मिल रही है और ये वो क्लास है जो मैंने खुद बनाई है। मैंने इसकी तमाम एबिलिटीज और फीचर्स किसको दे दिए? इस क्लास को दे दिए। बात समझ आ गई है? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मैं चाह रहा हूं कि जब माई डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बने, मेरी डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास जो माई डीबी कॉन्टेक्स्ट है इसका ऑब्जेक्ट बने तो खुद ब खुद कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाए। ऐसा कौन सा मेथड है क्लास में ऊप के कॉन्सेप्ट में जो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनते साथ खुद कॉल हो जाता है? कंस्ट्रक्टर। कौन सा मेथड है? कंस्ट्रक्टर। क्या हुआ, याद नहीं है? तो पता चलेगा। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर हम कैसे बनाते हैं? क्लास के अपने नाम से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? क्लास के अपने नाम से। मेरी क्लास का नाम क्या है? माई डीबी कंटेंट। ये कंस्ट्रक्टर बना दिया। ये कंस्ट्रक्टर आपके पास जो डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शंस हैं उन्हें रिसीव करेगा। अब सर डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शंस क्या भला है? देखो, एप्लीकेशन और डेटाबेस को कनेक्ट होने के लिए कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले आपको तमाम क्रेडेंशियल्स देने होते हैं जो आपके डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए जरूरी हैं। जैसे डेटाबेस के सर्वर का नाम, डेटाबेस का यूजर नेम, डेटाबेस का पासवर्ड, डेटाबेस का ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट चेक है या नहीं। बात समझ आ रही? ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी होती है, नहीं हो करनी होती? ठीक है, इन्हें डीबी कंटेक्स्ट क्लास में डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शंस कहा जाता है। इन सारी चीजों को क्या कहा जाता है? इन रूल्स को डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन। तो अगर डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन इस क्लास को नहीं मिलेंगे तो कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा। तो यहां पर आपको एक और क्लास मिलती है जिसका नाम है डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस। ये वो क्लास है जो आपको वो तमाम क्रेडेंशियल्स उठाकर देगी। अब ये कहां से उठाकर देगी अभी आगे आने वाले वक्त में आपको पता चलने वाला है। ठीक है, अब ये होती है जेनरिक, मतलब इसको आपने बताना होता है कि डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन किस डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास के लिए उठाने। तो यहां पर मैं अपनी क्लास का नाम दूंगा इसके लिए उठाने। डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन किस क्लास के लिए उठाने? माई डीबी कॉन्टेक्स्ट के लिए। किसके लिए? और इसे फिर एक वेरिएबल में रख देना जिसे ऑप्शंस कह दिया। तो जब माई डीबी कंटेक्स्ट का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा
तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, वो तमाम चीजें जो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए जरूरी है, डीबी कंटेक्स्ट क्लास ऑप्शन जो क्लास है वो उठाएगी और किसमें रख देगी, ऑप्शंस के अंदर रख देगी। क्या हो गया, ठीक है। अब देखो, ये जो कंस्ट्रक्टर है ये चाइल्ड क्लास का है, क्योंकि इनहेरिटेंस हुई हुई है ना, क्या हुई हुई है। तो माई डीबी कॉन्टेक्स्ट कौन सी क्लास है, और ये है माई डीबी कॉन्टेक्स्ट चाइल्ड क्लास है, और डीबी कॉन्टेक्स्ट, और पेरेंट को हम बेस क्लास कहते हैं और चाइल्ड को ड्राइव क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राइव। तो माई डीबी कॉन्टेक्स्ट ड्राइव क्लास और ये पेरेंट। अब जो ऑप्शंस उठाए ना, ये आपने डीबी कॉन्टेक्स्ट जो ईएफ कोर की क्लास है इसमें भी पास करने। किसमें पास करने, यानी आपने बेस क्लास में भी पास करने। किसमें पास करने, तो जो आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है इसके अंदर आप बेस का कंस्ट्रक्टर भी इनहेरिट करोगे और ये ऑप्शंस उसमें भी पास कर दोगे। तो आपके जो ऑप्शंस हैं यानी जो रूल्स हैं डेटाबेस कनेक्ट होने के, पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग, डेटाबेस कौन सा होगा, उसमें कौन कौन से टेबल्स होंगे, हर चीज आपके इस ऑप्शन वेरिएबल में आएगी, जो इसको भी मिलेगी और डीबी कंटेक्स्ट को भी मिल। ये मैं डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं अभी, अभी मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं बनाया, ठीक है। ये करने के बाद आपने इस कंस्ट्रक्टर में कुछ भी नहीं करना, मतलब इसकी बॉडी में आपका कोई काम, बोलो, इसकी बॉडी में आपका कोई काम नहीं है, तो इसे मैं यहां पर ही क्लोज कर दे रहा हूं, ठीक है, यहां पर क्लोज हो गया। अब ये कंस्ट्रक्टर है, अब इस क्लास के नीचे यहां पर आपको डीबी सेट्स बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं, अब डीबी सेट क्या भला है। देखो, ये वो क्लास है जो आपके डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर रही है। किसे रिप्रेजेंट कर रही है आपके एप्लीकेशन में, आपके डेटाबेस को। इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो ही आप किसी कंट्रोलर में डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप जितने भी मॉडल्स बनाओगे, जितने मॉडल्स आप बनाओगे उतने ही टेबल्स होंगे, उतने ही। तो आपको इसको बताना होगा कि वो कौन कौन सी एंटिटीज हैं। एसक्यूएल की जुबान में एंटिटी किसे कहते हैं, टेबल को। बताया था ना, माइस्क्यूएल एसक्यूएल सर्वर में बताया था कि एंटिटी टेबल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है। अब आपने यहां पर डीबी कॉन्टेक्स्ट में से बताना है कि वो कौन कौन सी एंटिटीज हैं जो एज अ टेबल इस्तेमाल होंगी यहां पर, या वो कौन कौन से मॉडल्स हैं जो एज अ टेबल इस्तेमाल होंगे। यहां रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। तो मेरे पास अभी एक ही मॉडल है, कौन सा, स्टूडेंट का। टेबल के एतबार से सोचो ना, एक ही मॉडल है, कौन सा, स्टूडेंट का। वो मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा, एज अ टेबल इस्तेमाल करूंगा, इसके जरिए। किसके जरिए, इसके जरिए। तो यहां पर आपको एक और क्लास मिलती है जिसका नाम होता है डीबी सेट। क्या नाम होता है, डीबी सेट। जेनरिक है, जो कि आपसे टाइप ऑफ एंटिटी यानी टाइप ऑफ टेबल पूछती है। क्या पूछती है, in entity framework core and EF core represents a collection of specific entity type, a collection of specific table type। यानी कि डीबी सेट किसे रिप्रेजेंट करता है, टेबल को। किसे रिप्रेजेंट करता है, टेबल को। अ टेबल, एग्जांपल देखो लिखा हुआ, अ टेबल इन द database, it acts as a bridge for CRUD, create, read, update, delete operation, allow developers to query or manipulate data using link and C sharp object। तो आप जितने मॉडल्स बनाओगे जो एज अ टेबल आप इस्तेमाल करना चाहते हो, या जिसके टेबल्स आपके डेटाबेस में होने चाहिए, तो उसके आप यहां पर डीबी सेट्स बनाओगे। अब डीबी सेट कैसे बनाते हैं, हम लिखते हैं पब्लिक डीबी सेट की क्लास लिखते हैं। क्या लिखते हैं, और ये जेनरिक की मुझसे टाइप ऑफ एंटिटी मांगता है, यानी बोले टेबल की टाइप क्या होगी। टेबल की टाइप मेरा स्टूडेंट मॉडल होगा, ऐसा ही है ना। जो मेरा स्टूडेंट टेबल है वो स्टूडेंट मॉडल से बनेगा। स्टूडेंट टेबल किससे बनेगा, स्टूडेंट मॉडल से। अब इसके बाद बाहर आकर आपने वो नाम लिखना है जिसके नाम से आप चाहते हो डेटाबेस में टेबल बने। क्या बने, ठीक है। तो यहां पर आप उसका नाम कुछ भी रख दो, मैंने स्मॉल एस में स्टूडेंट्स रख दिया, ठीक है। ये मेरा मॉडल है जो कि डीबी सेट की एंटिटी टाइप है, और टेबल किस नाम से बनेगा, स्टूडेंट्स। और इसके अंदर मैं वैल्यूज गेट भी कर सकता हूं और सेट भी, ये मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। इस तरह आप जितने भी मॉडल्स बनाओगे सबके डीबी सेट्स आपको बनाने पड़ेंगे। ये डीबी सेट आपके टेबल को रिप्रेजेंट करता है। किसे रिप्रेजेंट करता है, आपके टेबल को, ठीक है। तो अगर आपको लेट सपोज किसी कंट्रोलर के किसी एक्शन में, सुनना, अगर आपको किसी कंट्रोलर के किसी एक्शन में स्टूडेंट टेबल से रिकॉर्ड निकालना है, तो सबसे पहले तो आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे माई डीबी कॉन्टेक्स्ट का, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसमें रखी हुई है, माई डीबी कॉन्टेक्स्ट। और आपको पता है प्रॉपर्टी किसी क्लास की तभी एक्सेस होती है जब उस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया जाए, ठीक है। जब मैं माई डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो डॉट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, स्टूडेंट्स डॉट टू लिस्ट, जो अभी देख के आए ऊपर। बात समझ आई, जैसे ही टू लिस्ट करेंगे सारा डेटा आ जाएगा और फिर मैं उसे व्यू में शो करा सकता हूं। तो ये
आपके पास ये जो वेरिएबल है ये टेबल को रिप्रेजेंट करता है। किसे रिप्रेजेंट करता है? टेबल को। और इस टेबल की टाइप क्या है? स्टूडेंट। यानी इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज जाएंगी? जो स्टूडेंट में होंगी। ठीक है, इसका नाम कुछ भी रख सकते हो और ये वही नाम होगा जो डेटाबेस में टेबल का नाम बनेगा। अभी मैं प्रूफ कर देता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हो गई आपकी कॉन्फ़िगरेशन। अब आप जितने मॉडल्स बढ़ाते जाओ, एम्प्लॉय का मॉडल बनाओ, एड टू कार्ट का, ऑथ का, उन सब के डीबी सेट्स आपको यहाँ रखने पड़ेंगे, तभी आप डेटाबेस में उन टेबल से इंटरेक्ट कर पाओगे, वरना इस तरह से आप डुप्लीकेट करते जाओगे। डन है? हर मॉडल और उसका टेबल का नाम, मॉडल उसके टेबल का नाम, मॉडल उसके टेबल का नाम। ठीक है, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ये पहला स्टेप हो गया हमारा डेटाबेस कनेक्शन का। ठीक है, हमने एक ऐसी क्लास बना ली है जिसकी मदद से हम अपने डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे। एक सवाल उठता है कि सर इसको जो ये ऑप्शंस है, यानी पूरा कनेक्शन, सर्वर का नाम क्या होगा डेटाबेस के, उसका यूजर नेम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, डेटाबेस कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, कौन से डेटाबेस में डीबी सेट्स बनेंगे, वो तो हमने अभी तक नहीं बताया। तो ये ऑप्शंस उठाएगा कहां से? वो बताने के लिए आपको कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है। क्या बिल्ड करना पड़ता है? और वो हम करते हैं ऐप सेटिंग डॉट जेसन की फाइल में। किसमें करते हैं? अब आपने ऐप सेटिंग डॉट जेसन की फाइल ओपन करनी है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको बहुत सारी कीज वगैरह मिल रही हैं, या अलाउड होस्ट वगैरह के आगे पीछे कहीं पर भी आप जहां चाहो कॉमा लगाया। क्या लगाया? कॉमा, और नीचे आ गया। ठीक है, अब यहां पर आपने डबल कोट्स ओपन करने, आपको की मिलेगी। किस नाम से? कनेक्शन स्ट्रिंग्स के नाम से। एंटर किया, एक ऑब्जेक्ट है ये। क्या है? कनेक्शन स्ट्रिंग्स मल्टीपल भी हो सकते हैं, कि अगर आप चाह रहे हो एक एप्लीकेशन मल्टीपल डेटाबेसेस से कनेक्ट हो सके तो वो भी आप रख सकते हो। इसी वजह से आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है। एक ऑब्जेक्ट में मल्टीपल कीज हो सकती है ना। ठीक है, अब यहां पर आपने एक और की बनानी है जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ज्यादातर आप देखोगे कि जो डिफॉल्ट कनेक्शन है उसका नाम डिफॉल्ट कनेक्शन ही होता है। क्या होता है? डिफॉल्ट कनेक्शन। अब इसके जो डबल कोट्स है, इसमें आपने पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग देना है, कि जिस डेटाबेस से आप कनेक्ट कर रहे हो उस डेटाबेस के सर्वर का नाम, उसका यूजर नेम, उसका पासवर्ड, उसका डेटाबेस का नाम, कि कौन सा डेटाबेस आप इस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब यहां पर याद रखो एसएसएमएस हम ओपन कर लेते हैं, यानी एसक्यूएल सर्वर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे ओपन कर लेते हैं क्योंकि सर्वर का नाम हमें नहीं पता। तो यहां जैसे ही आओगे तो यहाँ आपको पता चल जाएगा सर्वर का नाम क्या है। देखो, डॉट, यूजर नेम क्या है, और मैं ऑथेंटिकेशन कौन सी यूज कर रहा हूँ, पासवर्ड क्या है, 1234 होता है इसका हमारे टाइप पे। आपके लैपटॉप में कुछ और भी हो सकता है अगर आपने अलग रखा है तो। ठीक है, 1234, और ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट भी क्या होगा, चेक होगा। तो हमारा डेटाबेस कनेक्ट, ये सारी चीजें मुझे इस कनेक्शन स्ट्रिंग में बतानी है, तभी एप्लीकेशन कनेक्ट होगी। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब यहां समझो कुछ चीजें। अब वो सबसे पहले आपसे पूछेगा सर्वर का नाम। क्या पूछेगा? सर्वर का नाम कनेक्शन स्ट्रिंग में कहते हैं उसे डेटा सोर्स। क्या कहते हैं? डेटा सोर्स। फिर पूछता है डेटाबेस का नाम, यानी आप इस एसक्यूएल सर्वर में भी किस डेटाबेस से अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट करना। एक ही एप्लीकेशन से करूंगा ना, और एक ही डेटाबेस से करूंगा। ठीक है, डेटाबेस के नाम को इस कनेक्शन स्ट्रिंग में कहते हैं इनिशियल कैटलॉग, मींस डेटाबेस का नाम इसका। उसके बाद यूजर नेम जो है ऐसे, उसके लिए हम यूज करते हैं यूजर आईडी। ये कीवर्ड्स ऐसे यूज करने होते हैं, ये कीवर्ड्स ऐसे नहीं यूज करोगे तो काम, बोलो, नहीं होगा। यूजर आईडी, और फिर देते हैं पासवर्ड। क्या देते हैं? और फिर ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट, जिसकी वैल्यू हम रखते हैं चेक, यानी ट्रू। क्या रखते हैं? ट्रू। ये चार पांच चीजें आपने देनी होती है। देखो डेटा सोर्स मेरी क्या है, डॉट है। इनिशियल कैटलॉग में डेटाबेस का नाम लेट सपोज रखना चाहता हूँ क्रड ऑपरेशंस। क्या रखना चाहता हूँ? ठीक है, ये मेरे बोला मेरे डेटाबेस का नाम होगा। क्लियर है? इनिशियल कैटलॉग। यूजर आईडी है, पासवर्ड क्या है, 1 2 3 4। ये वो पांच चीजें जो लाजमी है देना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो ये ऐसी पांच चीजें जो जरूरी हैं कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। और यही कनेक्शन स्ट्रिंग डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन में जाएगा। किसमें जाएगा? तभी आपका कनेक्शन बिल्ड होगा। ठीक है, अब सर ये ना बड़ा मुश्किल लग रहा है सर, अगर इसमें ना आपने ये इस इतनी सी गलती कर दी ना, कि आपने ये छोटा कर दिया बड़ा कर दिया, तो ये बड़े मसले करता है। क्या करता है? बोलो। बड़े मसले करता है। तो इसका आसान हल बताऊं? वैसे तो मैंने आपको बता दिया, इसके पिक्चर ले लो, ये ऐसे ही होता है। ठीक है, लेकिन इसका एक आसान हल बताता हूँ कि कनेक्शन स्ट्रिंग आपको एक्यूरेट कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे मिलेगा। और आसानी हो जाएगी ना।
अगर हमें कनेक्शन स्ट्रिंग बना बनाया मिल जाए। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने डेटाबेस में आना है। कहाँ आना है? डेटाबेस में। और आपने न्यू क्वेरी पे क्लिक करना है, एक डेटाबेस बना लेना है। क्या बना लेना है? एक क्रिएट डेटाबेस क्रड ऑपरेशंस। किस नाम से बना दिया? क्रड ऑपरेशंस। ये मैंने एग्जीक्यूट किया, मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया। एक दफा सर्वर को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्रिएट हुआ। ये आ गया क्रड ऑपरेशंस, आ गया डेटाबेस बन गया। लेकिन इसमें कोई टेबल नहीं है। देखो अगर मैं इसे ओपन करूं, इसमें कोई टेबल वगैरह नहीं। अब इस डेटाबेस को कनेक्ट करूंगा अपने इस एप्लीकेशन के साथ। लेकिन ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है इसको लिखने में दुश्वारी हो सकती है, तो इसका आसान तरीका बता रहा हूं, कान खोल के सुन लो। ऊपर टूल्स नजर आ रहे हैं? आ रहे? इसमें एक आपको ऑप्शन मिल रहा है कनेक्ट टू डेटाबेस। बात समझ आ रही? डेटाबेस हम बना चुके हैं, बना चुके नहीं बना चुके? कनेक्ट टू डेटाबेस पे क्लिक किया, जैसे ही करोगे ये ओपन हो जाएगी विंडो। सही है? ये ओपन विंडो होने के बाद यहाँ पर आपके पास क्लाइंट, आपके पास डेटा सोर्स चूज हो रही है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। अगर आप कोई और डेटाबेस यूज कर रहे हो तो यहाँ से जाके चेंज कर सकते हो। यहाँ देखो एक्सेस डीबी, ओबीडीबीसी, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस फाइल, ओरेकल या अदर भी आप कर सकते हो। तो मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ? माइक्रोसॉफ्ट। मैंने ओके किया, ये खुल जाएगी विंडो। सर्वर नाम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? सर्वर नेम क्या है? डॉट। सर्वर का नाम क्या है डेटाबेस के? डॉट। ऑथेंटिकेशन कौन सी यूज करूंगा? एसक्यूएल सर्वर। यूजर नेम क्या था? पासवर्ड क्या था? ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट चेक करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है सेलेक्ट और एंटर अ डेटाबेस नेम। मैंने बनाया भाई, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर सारे डेटाबेस के नाम आ जाएंगे उसके। ठीक है। अब यहाँ देखो मुझे क्या ढूंढना है? क्रड, क्रड ऑपरेशन ये आ रहा है, जो मैंने डेटाबेस बनाया था आ गया। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है। यहाँ टेस्ट कनेक्शन का बटन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको बता देगा आपका कनेक्शन सही है या नहीं है। अगर गलत होगा, कुछ चीज गलत होगी तो आपको बोलेगा एरर है। ठीक है। टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करो, चेक हो जाएगा भाई टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड लिखा हुआ आ गया। क्या लिखा हुआ आ गया? टेस्ट कनेक्शन सक्सीड, यानी ये मेरा कनेक्शन बिल्कुल ओके हो गया। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा, या राइट लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास सर्वर एक्सप्लोरर में डेटा कनेक्शंस में एक कनेक्शन आपको नजर आएगा, WSINT CRUD operations डॉट DBO। नजर आ रहा है? ये कनेक्शन बिल्ड हो गया, देखो ग्रीन होगी इसकी लाइट। बात समझ आ रही? अब इस कनेक्शन पर राइट क्लिक करना है। क्या करना है? राइट क्लिक, और यहाँ प्रॉपर्टीज में जाना है। कहाँ जाना है? प्रॉपर्टीज। जैसे ही प्रॉपर्टीज में जाओगे तो ये आपके पास साइड में प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगे। हो गई इस डेटाबेस कनेक्शन की प्रॉपर्टीज ओपन। इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग नजर आ रहा है, इसके आगे कनेक्शन स्ट्रिंग लिखा है, इस पर डबल क्लिक करना, सेलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेलेक्ट। कॉपी कर लेना है। क्या कर लेना है? कॉपी। और यहाँ पर क्या कर देना है? हो गया पेस्ट। अब इसको करते हैं जरा सा साइड पे। ठीक है। और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ डेटा सोर्स, हम खुद भी लिख सकते हैं, इनिशियल, कैटलॉग, यूजर आईडी, एसए, पासवर्ड। अच्छा, ये पासवर्ड इस तरह से देता है, आपने लिख देना है फिर खुद से 1 2 3 4। और ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट क्या हो गया? ये आपके पास वो कनेक्शन स्ट्रिंग है जिसकी मदद से आपकी एप्लीकेशन कनेक्ट होगी आपके डेटाबेस से, क्योंकि आपको तमाम अथॉरिटी देनी पड़ती है। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। ये हो गया कनेक्शन। अब तीसरा, अब तीसरा और आखिरी काम, आपने अपनी डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास को रजिस्टर करना है अपनी प्रोग्राम डॉट सी एस क्लास के अंदर। क्योंकि आप चाहते हो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन रन हो, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन बिल्ड हो, उसी वक्त कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाए। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब आपकी ASP.NET कोर की वेब एप्लीकेशन रन होती है तो सबसे पहले प्रोग्राम डॉट सी एस की क्लास चलती है। कौन सी क्लास चलती है? यहां पर आपकी देखो एप्लीकेशन बिल्ड होती है, बताया था ना। ठीक है। तो आपकी एप्लीकेशन बिल्ड होने से पहले ही डेटाबेस कनेक्ट हो जाए, ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पर डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास माई डीबी कंटेक्स्ट जो आपने बनाई है उसे यहाँ कॉन्फ़िगर करना होगा सर्विसेज के अंदर। ठीक है। अब ये कोड आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है, आपको वैसे 2 3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, पिक्चर ले लेना या लिख लेना इस कोड को। ठीक है। आपके पास एक वेरिएबल बना हुआ है यहाँ पर बिल्डर, जो एप्लीकेशन को बिल्ड करेगा, और यहाँ बिल्ड कर रहा है, ये रहा बिल्डर डॉट। एप्लीकेशन बिल्ड होने से पहले करना है ये काम, यहाँ आप बाद में यहाँ पर नहीं करना, एप्लीकेशन बिल्ड होने से पहले। आपने यहाँ लिखा बिल्डर डॉट सर्विसेज में रजिस्टर करो, ऐड करो मेरी डीबी कंटेक्स्ट क्लास को। किसे ऐड करो? डीबी कंटेक्स्ट क्लास को। अब ये जेनेरिक है, इसमें आपको आपकी डीबी कंटेक्स्ट क्लास का नाम बताना है। क्या बताना है? क्या नाम है? माई डीबी कंटेक्स्ट। ऊपर इंपोर्ट हो गया, देखो क्रड ऑपरेशन डॉट मॉडल।
नेम स्पेस इंपोर्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ राउंड ब्रैकेट लगा के आपने बंद कर देना है इसे। बिल्डर भैया सर्विसेज में ऐड कर लो अपनी मेरी डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास, जो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जो डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करेगी वो क्लास, और उसका नाम है माई डीबी कंटेक्स्ट, ठीक है। अब ये माई डीबी कंटेक्स्ट से आपको कनेक्शन मिलेगा, क्या मिलेगा, या ऑप्शंस मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ऑप्शंस। वो आपने एक पैरामीटर में निकाल लिया यहाँ पर, ये क्या हो गया, ये कहां पर ले आया मुझे, ठीक है। वो आपने यहाँ पर एक पैरामीटर में निकाल लिया, ठीक है। माईडीबी कंटेक्स्ट से जो ऑप्शन है वो किस में आ जाएंगे, इसमें। फिर आप यहाँ पर लैम्डा लगाओगे और बोलोगे ऑप्शंस में जाओ, डॉट यूज करो एसक्यूएल सर्वर। कैसे यूज करो, और देखो ये जो मेथड है मुझे किससे मिल रहा है, बात समझ आ रही है। तो वो जो हमने डॉट एसक्यूएल सर्वर का पैकेज यूज किया था, ये उसका मेथड है यूज एसक्यूएल सर्वर। अगर मैं ये नहीं बताऊंगा तो वो कनेक्शन पर एसक्यूएल सर्वर का इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। अब इस एसक्यूएल सर्वर के राउंड ब्रैकेट में आपने एंटर करना है, क्या करना है, क्या करना है, और इसके बीच में आ जाना है इस तरह से, ठीक है। अब इस एसक्यूएल सर्वर को कनेक्शन स्ट्रिंग देना है, क्या देना है, जो हमने अभी बनाया है ना कनेक्शन स्ट्रिंग, किस नाम से बनाया है हमने कनेक्शन स्ट्रिंग, डिफॉल्ट कनेक्शन के नाम से, किस नाम से बनाया है। अब इसमें कॉन्फ़िगर करना है हमें कनेक्शन स्ट्रिंग को, ताकि एसक्यूएल सर्वर को उसका कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाए, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, फिर से लिखेंगे इसमें बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, क्या लिखेंगे, और कनेक्शन स्ट्रिंग का इसमें नाम दे देंगे, क्या दे देंगे, नाम। तो कनेक्शन स्ट्रिंग जो डिफॉल्ट कनेक्शन के नाम से मैंने ये बनाया है, ये आपके डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास में किस में चला जाएगा, इस ऑप्शन वेरिएबल में मिल जाएगा उसे। बात समझ आ रही, तो जितना हमने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया और रजिस्टर किया वो सब इस ऑप्शन में आएगा और आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। ये है डेटाबेस कनेक्टिविटी, क्लियर है, ठीक है। तो प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर आते हैं, ये आपने लाजमी करना है एप्लीकेशन बिल्ड होने से पहले। बिल्डर में जाओ, सर्विसेज में ऐड करो मेरी डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास, कौन सी, माईडीबी कंटेक्स्ट। ऑप्शंस उठाओ, ऑप्शंस में यूज करो एसक्यूएल सर्वर को, और बिल्डर में से कॉन्फ़िगरेशन में से कनेक्शन स्ट्रिंग को उठा लो, किस नाम का, डिफॉल्ट कनेक्शन जो यहां रखा है वही यूज करना नाम, एग्जैक्ट, क्लियर है चीज, ठीक है। अब ये हो चुकी है आपकी एप्लीकेशन कनेक्ट, ठीक है। अब सर मालूम ये तो अब होना जब मैं माइग्रेशन चलाऊं तो टेबल बन जाए, अभी माइग्रेशन नहीं चलाई ना, जब तक माइग्रेशन नहीं चलाऊंगा ओआरएम आपके मॉडल को टेबल में कन्वर्ट नहीं करेगा और ना डेटाबेस में वो टेबल बनेगा। माइग्रेशन चलाना पड़ेगी। माइग्रेशन के लिए जो पैकेज था वो था एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट टूल्स, कौन सा था, एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट टूल्स। अब माइग्रेशन चलाने के लिए सर आपको क्या करना है, आपको पैकेज मैनेजर कंसोल ओपन करना है, क्या ओपन करना है, बोलो, पैकेज मैनेजर कंसोल। वो आपको कहां मिलेगा, टूल्स में, ऊपर देखो टूल्स नजर आ रहे हैं, इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है नगेट पैकेज मैनेजर, इधर से जाने आपने पैकेज मैनेजर कंसोल नजर आएगा, आ रहे नजर, ऐसे आपने ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करोगे तो ये कुछ सीएमडी टाइप का आपको दिखता है इस तरह से, इसमें कमांड्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कमांड्स। अब माइग्रेशन को सबसे पहले ऐड करना है फिर डेटाबेस में चलाना है। पहले माइग्रेशन बने तो, यानी डेटाबेस का जो टेबल बनेगा उसका स्कीमा तो बने, ठीक है। उसके लिए जो कमांड है वो है ऐड हाइफन माइग्रेशन, जैसे लिख रहा हूं ऐसे ही लिखनी है, क्या लिखेंगे, ऐड करो एक माइग्रेशन उन मॉडल्स की जिनका डीबी सेट डेटाबेस कंटेक्स्ट में मौजूद है, जिनका डीबी सेट, अगर किसी का डीबी सेट डेटाबेस कंटेक्स्ट में नहीं होगा उसका, उसकी माइग्रेशन क्रिएट, बोलो, नहीं होगी। बात समझ आ रही है, ठीक है। डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास में अगर स्टूडेंट का डीबी सेट है तभी इसकी माइग्रेशन बनेगी, वरना नहीं बनेगी माइग्रेशन। और उसके बाद आपको माइग्रेशन का एक नाम रखना होता है, क्या रखना होता है, फाइल का नाम रख देते हैं। लेट्स सपोज मैंने रख दिया स्टूडेंट, कुछ भी टेस्ट, टेस्ट वन, स्टूडेंट, कुछ भी रख दो नाम। ऐड करो एक माइग्रेशन किस नाम से, स्टूडेंट नाम से। जैसे ही एंटर करोगे यहां देखो अभी माइग्रेशन का कोई भी फोल्डर नहीं, अभी देखना है माइग्रेशन का फोल्डर आएगा जिसमें माइग्रेशन की फाइल्स जनरेट होंगी। अब एक्चुअल में आपका ओआरएम आपके मॉडल के नाम को, क्लास को टेबल में कन्वर्ट करेगा और उसकी प्रॉपर्टीज को कॉलम्स में कन्वर्ट करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा, कॉलम्स। देख लो एक फाइल खुल गई हमारे सामने, नजर आ रही है, फाइल खुल गई। अच्छा, लारावेल की माइग्रेशन में भी दो मेथड होते थे, एक होता था अप का, एक होता था डाउन का। अप मींस करो, डाउन मींस अंडू, डाउन मींस अंडू। अब यहां देखो एक अप का मेथड है, ये क्या कर रहा है, माइग्रेशन बिल्डर में एक टेबल क्रिएट कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, और किस नाम से कर रहा है, ये स्टूडेंट्स नाम कहां से आया, ठीक है।
और उसके बाद कॉलम्स डिफाइन करो, कौन सा, स्टूडेंट आईडी। उसको क्या करो, इंटीजर टाइप रखो, ना लेबल उसकी फॉल्स रखो, और एसक्यूएल सर्वर पे उसकी आइडेंटिटी लगाओ। आइडेंटिटी मींस ऑटो इंक्रीमेंट। स्टूडेंट नेम रखो वारचार मैक्स, एज रखो इंटीजर, ईमेल रखो एन वारचार मैक्स। ठीक है। और फिर आप क्या करना, प्राइमरी की बनाना किसको, स्टूडेंट आईडी को। प्राइमरी की किसको बना देना, स्टूडेंट आईडी को। पूरा स्कीमा इसने जनरेट कर दिया, ये ओआरएम ने किया। आपके मॉडल को टेबल में कन्वर्ट कर दिया और आपके प्रॉपर्टीज को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम्स में। और देखो डाउन मेथड में क्या है, माइग्रेशन बिल्डर डॉट ड्रॉप टेबल, यानी अंडू के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, अंडू के लिए। अब आपको क्या करना है, आपको इस फाइल को अपडेट करना है अपने डेटाबेस में। किसमें अपडेट करना है, अपने डेटाबेस में। अब अपडेट डेटाबेस करने के लिए जो कमांड है वो है अपडेट हाइफन डेटाबेस। कौन सी कमांड है, अगर ये नहीं चलाओगे तो ये फाइल जनरेट तो हुई है लेकिन डेटाबेस में क्रिएट नहीं हुई। एंटर करेंगे, जैसे ही अपडेट डेटाबेस करेंगे पूरा स्कीमा बिल्ड होगा और आपके डेटाबेस में जो आपने कनेक्शन स्ट्रिंग में डेटाबेस का नाम दिया था उधर जाकर ये टेबल बन जाएगा पूरा स्कीमा के साथ। याद रखना अपडेट डेटाबेस के बाद अगर एंड में आपको डन लिखा हुआ नहीं दिख रहा, दैट मींस आपके कमांड में एरर आया, कोई मसला है। डन नहीं आया अगर तो क्लियर है। ठीक है। अब आते हैं जरा एसक्यूएल सर्वर में और डेटाबेसेस को करते हैं रिफ्रेश। क्या करते हैं, रिफ्रेश, और CRUD ऑपरेशंस को ओपन करते हैं, टेबल्स को ओपन करते हैं। देखो स्टूडेंट का टेबल आ गया नहीं आ गया। यहां पर आते हैं, यूज करता हूं मैं CRUD ऑपरेशन को। किसे यूज कर रहा हूं, CRUD ऑपरेशन को सर मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। यूज किया और सेलेक्ट कर लो तमाम डेटा किस में से, स्टूडेंट्स के बोलो टेबल में से। यहां पर है, एग्जीक्यूट किया, देखो आपके पास टेबल बन के आ गया। आ गया नहीं आ गया, बात समझ आ रही। अच्छा, अब उसने कहा था कि अगर आप चाहते हो अंडू करना तो क्या लिखना, रिमूव माइग्रेशन। रिमूव माइग्रेशन लिखोगे तो डाउन का मेथड चलेगा जो ड्रॉप कर देगा टेबल को। क्या कर देगा, ड्रॉप। ठीक है। अब इसको कर देते हैं बंद। अब टेबल मेरा हो चुका है रेडी। इस इस टेबल को इस टेबल को मेरी एप्लीकेशन में ये वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है। कौन सा, डीबी सेट का वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल, ये प्रॉपर्टी मुझे रिप्रेजेंट करती है मेरे टेबल को। इसका मतलब है अगर मुझे डेटाबेस में टेबल में कुछ भेजना है तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ मंगवाना है तो इसी डीबी सेट का यूज करना पड़ेगा, कुछ अपडेट करना है तो इसी डीबी सेट का, और डिलीट करना है तब भी इसी डीबी सेट का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है। और इसका इस्तेमाल तभी करूंगा जब इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मैं आईडीबी कंटेक्स्ट का क्या बनाऊंगा, तभी बना सकता हूं। अब सारी लॉजिक लिखनी है, डेटा लाना है, व्यू में शो कराना है, तो क्या बनेगा, अब कंट्रोलर बनेगा। क्या बनेगा, कंट्रोलर। ठीक है। अब हमारा जो कनेक्शन है वो खत्म हो चुका है। बस ये करके एक दफा करना है आपको शुरू में, और फिर आपने बनाते जाना है, ऐड माइग्रेशन अपडेट डेटाबेस, ऐड माइग्रेशन अपडेट डेटाबेस। अब आपको कोई कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं। अब यहां बना लेते हैं कंट्रोलर एमवीसी एमटी। किस नाम से, एमवीसी एमटी। और इस कंट्रोलर का नाम मैं रख देता हूं स्टूडेंट कंट्रोलर। क्या रख दिया मैंने, ये मेरे पास कंट्रोलर बन गया। इसमें एक एक्शन बनाऊंगा गेट ऑल के नाम से। किस नाम से बना लिया, ये वो एक्शन होगा जो स्टूडेंट के डीबी सेट से सारा डेटा लेके आएगा और अपने व्यू में शो कराएगा। क्या इसका व्यू बना हुआ है, नहीं, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और क्या कर लेंगे, ऐड व्यू कर लेंगे। रेजर व्यू पर क्लिक करेंगे और फिर से ऐड कर देंगे, स्कैफोल्ड होगा और व्यू जनरेट हो जाएगा। ये तो सीखा हुआ है ना सर, सही है ना, व्यू जनरेट होगा। ये मेरा व्यू जनरेट हो गया, डन। ठीक है। अब ये व्यू जनरेट होने के बाद यहां पर वापस आते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको किसी तरह ये करना है कि भाई जो गेट ऑल का जो एक्शन है वो इस डीबी सेट स्टूडेंट से सारा डेटा निकाले और लिस्ट में कन्वर्ट करके रख दे। मैंने आपको रिसेंटली मैन्युअली एक लिस्ट बनाकर उसका डेटा शो कराना सिखाया था टेबल में, सिखाया था नहीं सिखाया था, ठीक है। बिल्कुल वही सिनेरियो होगा, देखना। अब स्टूडेंट कंट्रोलर में आते हैं। अब मुझे किस में से निकालना है डेटा, इस प्रॉपर्टी से निकालना है, इस डीबी सेट से। ये किस में रखा हुआ है, क्लास माई डीबी। और जब तक इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा तब तक इसे एक्सेस, जाहिर सी बात है स्टूडेंट कंट्रोलर में नहीं एक्सेस कर सकता। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं यार मुझे ना मैनुअली ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। जैसे ये स्टूडेंट कंट्रोलर का कोई भी एक्शन चले या इसको ऑब्जेक्ट बने तो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट को
जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप इसमें बन जाए। तो ऐसा कौन सा मेथड है जो खुद से चल जाता है ऑब्जेक्ट बनने पर? कंस्ट्रक्टर। कौन सा मेथड है? तो कंस्ट्रक्टर अहमियत रखता है हर चीज के अंदर। आपको कंस्ट्रक्टर का पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर वो मेथड है जो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनते साथ ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, तो कॉल करना नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा किस क्लास का? स्टूडेंट कंट्रोलर क्लास का। स्टूडेंट कंट्रोलर भी तो क्लास ही है ना, क्या है? क्लास है। अब मॉडल बाइंडिंग के जरिए इसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट किसका बनाना है? माई डीबी कॉन्टेक्स्ट का। तभी तो स्टूडेंट्स को एक्सेस कर सकूंगा। स्टूडेंट तो प्रॉपर्टी है ना डीबी सेट की। माई डीबी कॉन्टेक्स्ट का क्या बनाऊंगा? एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को नाम दूंगा कॉन्टेक्स्ट। दे दिया मैंने नाम। क्या नाम दे दिया? कॉन्टेक्स्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के जरिए मैं उस स्टूडेंट प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता हूं। आओ चेक करते हैं। यहां पर मैंने लिखा कॉन्टेक्स्ट डॉट। अरे सर कॉन्टेक्स्ट तो मिल ही नहीं रहा। ओहो, कॉन्टेक्स्ट तो आ ही नहीं रहा। ऑब्जेक्ट तो बनाया, फिर क्यों नहीं आया? कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया होगा, तो ये कॉन्टेक्स्ट क्यों नहीं एक्सेस हो रहा? जब कोई पैरामीटर किसी मेथड के पैरेंथेसिस में होता है तो क्या उसे उस मेथड के बाहर इस्तेमाल कर सकते हैं? किसी मेथड में अगर कोई पैरामीटर बनाओ तो वो किसी मेथड के बाहर, उस मेथड के बाहर इस्तेमाल हो सकता है? नहीं। तो ये ऑब्जेक्ट भी किसमें बन रहा है? स्टूडेंट कंट्रोलर के मेथड में बन रहा है, कंस्ट्रक्टर में बन रहा है। तो ये कंस्ट्रक्टर के बाहर इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। अब क्या करूं? मुझे तो चाहिए, मुझे तो एक्शन में इस्तेमाल करना है दावर। क्या करूंगा दावर? बहुत आसान से जुगाड़ है, बताओ क्या करें? किस तरह इस कॉन्टेक्स्ट को बाहर लाएं, क्योंकि ये तो एक्सेस हो ही नहीं रहा बाहर, पैरामीटर जो है कंस्ट्रक्टर का। भाई कैसे डॉट करके? कॉन्टेक्स्ट ही नहीं मिल रहा आपको। कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है? कुछ भी। कैसे करेंगे? अच्छा देखो, ये क्लास है, इसमें मैं प्रॉपर्टी बना सकता हूं अपनी मर्जी से। बना सकता हूं नहीं बना सकता? मैं इसमें एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाऊंगा, एक प्राइवेट वेरिएबल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? एक प्राइवेट वेरिएबल, जिसका नाम मैं रख देता हूं अंडरस्कोर डेटाबेस। क्या रख दिया? क्या रख दिया? या मैं रख देता हूं उसे डीबी अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। क्या नाम रख दिया मैंने इसका? क्या रख दिया? ये एक ऐसा वेरिएबल होगा जिसमें माई डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट स्टोर होगा। क्या स्टोर होगा? और हमें पता है हर प्रॉपर्टी की टाइप देनी पड़ती है। इसकी टाइप दी क्या? अब इसमें किस टाइप का ऑब्जेक्ट आएगा? माई डीबी कॉन्टेक्स्ट टाइप का। किस टाइप का? तो इसकी टाइप भी क्या होगी? एक प्रॉपर्टी बनाई प्राइवेट माई डीबी कॉन्टेक्स्ट का, जिसमें ऑब्जेक्ट आएगा, उसका नाम क्या रख दिया? अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। नाम आप कुछ भी रख दो, आपकी मर्जी। आप डेटाबेस रख दो, आप डीबी रख दो, डीबी कॉन्टेक्स्ट। मैंने आसानी के लिए कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट रख दिया, क्योंकि इसमें क्या जाने वाला है? कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो, ये असल में ये कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है। ये तो मैंने ऐसी बनाई है ना, इसमें तो कुछ भी नहीं है अभी। इसमें कुछ है? नहीं है। इसमें तो कुछ असाइन ही नहीं हुआ ना। कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट असल में कौन सा है? ये कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल। अब मुझे कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल इसे देना है। किसे देना है? इसे। और ये डायरेक्टली क्लास में बनी है, तो इसे मैं डायरेक्टली इस्तेमाल कर पाऊंगा। ये कॉन्टेक्स्ट अपने कंस्ट्रक्टर के बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है तो कंस्ट्रक्टर में इस्तेमाल हो सकती है। तो मैंने बोला जो कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है उसे असाइन कर दो कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट। क्या असाइन कर दो? तो अब दावर हमने जो कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है किसमें रख दिया? अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट में। अब इसको आसानी के लिए मैं कह देता हूं अंडरस्कोर डेटाबेस। क्या कह दिया मैंने? डेटाबेस। ठीक है, इसको हम कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ठीक है। तो आपने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है वो अब इस प्रॉपर्टी को दे दिया है। तो ये अब ये जो है ये माईडीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है। ये देखो किसका ऑब्जेक्ट है? तो अब इसमें आ चुका है पूरा ऑब्जेक्ट। ये करना पड़ा ना, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एक्सेस, तो हमने एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को असाइन कर दिया, तो अब मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। अब यहां पर आऊंगा और अंडरस्कोर डीबी को यूज करूंगा, क्योंकि मेरा डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट किसमें आ गया? अंडरस्कोर डेटाबेस में। ठीक है। अब अंडरस्कोर डेटाबेस के ऑब्जेक्ट अगर बना है तो माईडीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना, उसमें प्रॉपर्टी है कौन सी? स्टूडेंट्स की। किसकी? आओ चेक करें, आती है डॉट स्टूडेंट्स लिखते हैं, देखो मिल रहा है डॉट स्टूडेंट्स। और इसे आप क्या कर दो? टू लिस्ट। ये क्या करेगा? सारा डेटा निकालेगा और लिस्ट में कन्वर्ट करके रख देगा। अब इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा। किसमें स्टोर करूंगा? स्टूडेंट्स के। याद है स्टूडेंट्स नाम से लिस्ट बनाई थी और इसे व्यू में पास किया था। इस दफा लिस्ट आपको ये बना कर दे रहा है। पहले लिस्ट हमने मैनुअली न्यू लिस्ट करके खुद से क्रिएट की थी। अब आपकी जो पूरी लिस्ट है स्टूडेंट के टेबल की वो इसमें आ चुकी है स्टूडेंट्स वेरिएबल में। और हमें पता है मॉडल टाइप का ऑब्जेक्ट हम व्यू में पास
कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अब मेरा जो व्यू है कौन सा है, इस पर राइट क्लिक किया, गो टू व्यू, गेट ऑल डॉट सी एस एच टी एम एल, इसमें मैं अपने रिकॉर्ड को प्रिंट करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? अपने रिकॉर्ड को प्रिंट करवाऊंगा। अब रिकॉर्ड को प्रिंट कैसे करवाएंगे? क्या डेटाबेस के स्टूडेंट टेबल में रिकॉर्ड है? डेटाबेस के स्टूडेंट टेबल में रिकॉर्ड है? अभी है क्या? नहीं है। और अभी हमने क्रिएट वाला काम नहीं किया, तो रिकॉर्ड हमें डालना पड़ेगा ना मैनुअली। अभी फिलहाल के लिए मैं एसक्यूएल क्वेरी से रिकॉर्ड डाल रहा हूं, लेकिन हम ऐसे नहीं डालेंगे, हम फॉर्म से डालेंगे। किससे डालेंगे? फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ताकि हम काम करके देख सके, मैं अपना मॉडल उठाऊंगा। क्या उठाऊंगा? मॉडल, और जीपीटी पे जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? और जीपीटी को कहूंगा मॉडल पेश करके एसक्यूएल सर्वर इंसर्ट क्वेरी फॉर 20 रिकॉर्ड्स एक्सेप्ट आईडी, क्योंकि आईडी क्या है? आइडेंटिटी है, उसे पुट नहीं करना। तो देखो मुझे 20 रिकॉर्ड बनाकर दे देगा इंसर्ट क्वेरी, ये मैं अपने एसक्यूएल सर्वर के टेबल में चला दूंगा। जाहिर सी बात है ना भाई, डेटा होगा तो मैं शो करवा पाऊंगा ना, ऐसे ही दावर। ठीक है, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद एसक्यूएल सर्वर कहाँ खुला हुआ है? ये रहा, यहाँ किया पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद क्या किया, सबको सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। क्या कह रहा है? अच्छा, स्टूडेंट्स है टेबल का नाम, सॉरी। एग्जीक्यूट किया, 20 रोज अफेक्टेड, सेलेक्ट किया, और देखो 20 रिकॉर्ड आ चुके हैं। अब ये रिकॉर्ड आपके पास इस डीबी सेट के पास आएगा। किसके पास आएगा? इस डीबी सेट के पास। और आपने अपने कंट्रोलर में इस डीबी सेट का ऑब्जेक्ट बनाया और बोला इस डीबी सेट से निकालो स्टूडेंट के टेबल को, टेबल का सारा रिकॉर्ड लिस्ट में कन्वर्ट करके किस में रख दो, और किस में पास कर दो? व्यू में। अब इसके व्यू में आ गए। अब हमें पता है कि जो रिकॉर्ड मॉडल से व्यू में पास किया जाता है उसे टाइप कास्ट करना पड़ता है मॉडल की प्रॉपर्टी में। किसमें टाइप कास्ट करना पड़ता है? तो यहां पर लगाते हैं हम @मॉडल। अब इंपोर्ट करेंगे अपने मॉडल को। उसके लिए हमें सबसे पहले एप्लीकेशन का नाम पता होना चाहिए, CRUD ऑपरेशंस डॉट मॉडल्स डॉट, कौन सा मॉडल यूज करूंगा? स्टूडेंट। और इस पूरे मॉडल के डेटा को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? लिस्ट में। किस में कन्वर्ट करना है? तो मैं अपने मॉडल का जो रेफरेंस है वो लिस्ट के जेनेरिक में दूंगा। अब मैंने क्या किया सर, मैंने अपने पूरे मॉडल के डेटा को लिस्ट में क्या कर दिया? टाइप कास्ट। और हमें पता है जब @मॉडल डायरेक्टिव लगाते हैं तो ये सारा डेटा एक स्पेशल प्रॉपर्टी को मिलता है जिसका नाम है मॉडल। किसको मिल जाता है? बताया था, लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, अब यहां बनाऊंगा टेबल। क्या बनाऊंगा? टेबल। टेबल के लिए बूटस्ट्रैप यूज करेंगे क्योंकि ASP.NET कोर में बूटस्ट्रैप पहले से क्या आती है? बोलो। इंटीग्रेटेड आती है। ठीक है, बूटस्ट्रैप टेबल यहां से करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहां कर देंगे पेस्ट। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद यहां पर जो बॉडी में 3 रॉज हैं इसकी जगह 1 रॉ कर देंगे, क्योंकि बॉडी में एक ही रॉ। अब मुझे बात बताओ, आईडी है, उसके बाद नेम है, उसके बाद एज है, उसके बाद ईमेल है, बस यही था ना? ठीक है, ये हमने कर दिया। अब बॉडी के अंदर हमें रिकॉर्ड दिखाना है रॉज में। किस में दिखाना है? रॉज में। ठीक है, ये स्कोप मैं इसका हटा देता हूँ। ठीक है, ये TH लगा हुआ है, इसको TD कर दूंगा। क्या कर दिया मैंने? TD। ठीक है, अब रॉ के ऊपर लूप लगाना है। अब जो डेटा टाइप कास्ट हुआ है वो किसको मिला? मॉडल की प्रॉपर्टी को। तो मॉडल पे क्या लगाऊंगा? फॉर ईच। भैया फॉर ईच लगाओ, एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें एक एक करके एक एक स्टूडेंट का डेटा आएगा। STD मैंने उसका नाम रख दिया। ठीक है, इन किस में से? मॉडल की प्रॉपर्टी से। तो आप देखो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या है, लिस्ट है किस टाइप की? स्टूडेंट टाइप। इसके ब्रैकेट स्कोप ऑन किया और इसके बीच में किसे पुट कर दिया? रॉ को, क्योंकि हर बच्चे के लिए क्या रिपीट होगी? रॉ रिपीट होगी। यहां पर 1 को मैंने हटाया, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो @std में आ रहा है डॉट। यहाँ देखो स्टूडेंट आईडी मिल रही है, यहाँ पर देखो @std डॉट स्टूडेंट नेम मिल रहा है, फिर @std डॉट स्टूडेंट एज, और उसके बाद @std डॉट स्टूडेंट ईमेल। आ गया। फिर से सुनो हुआ क्या, स्टूडेंट कंट्रोलर में आपको चाहिए था सबसे पहले डीबी कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट, और वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए जब आपके स्टूडेंट कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। तो आपने स्टूडेंट कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर बनाया जो खुद ब खुद चल जाएगा जब स्टूडेंट कंट्रोलर चलेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट कंट्रोलर का जब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो माईडीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाएगा और उस ऑब्जेक्ट को किस में रख देगा? कॉन्टेक्स्ट में। और फिर आपने इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया, क्योंकि हम इसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते थे। फिर मैंने एक एक्शन बनाया। क्या बनाया? गेट ऑल के नाम से। मैंने इस एक्शन में बोला
जो कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है उसमें एक डीबी सेट है, और उसका सारा डेटा क्या करो, टू लिस्ट करो, और किस में रख दो, और किस में पास कर दो, व्यू में पास कर दो। उसके बाद आप व्यू में आए और आपने अपने सारे मॉडल के डेटा को फिर से लिस्ट में टाइपकास्ट किया, और ये जो एट द रेट मॉडल का डायरेक्टिव है ये किसको दे देता है सारा डेटा, मॉडल की प्रॉपर्टी को। इस पर आपने लूप लगाया और एक एक करके एक एक बच्चे का रिकॉर्ड पुट कर दिया। अब जो पहला बच्चा है उसका रिकॉर्ड एसटीडी में आएगा, उसकी आईडी नेम इज ईमेल प्रिंट होगी। फिर दूसरे बच्चे का आएगा, उसकी आईडी नेम इज ईमेल प्रिंट होगी। फिर तीसरे का आएगा, आईडी नेम एज और ईमेल प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से सारे बच्चों का रिकॉर्ड पुट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कनेक्शन अगर हमारा सही होगा तो हमारा ये काम करना चाहिए। अब हमें स्टूडेंट कंट्रोलर का कौन सा एक्शन रन करना है, गेट ऑल, याद रखना। एप्लीकेशन को करते हैं रन, देखते हैं डेटाबेस का डेटा शो होता है या नहीं होता। होगा, मुझे तो नहीं लग रहा होगा। होगा। ये हमारे पास एप्लीकेशन रन हुई है, हमें कौन से कंट्रोलर पे जाना है और कौन से एक्शन पे, एंटर करूं, होगा, क्या लगता है, आ गया, आ गया सारा रिकॉर्ड टेबल के अंदर। एक दफा प्रैक्टिस करोगे बहुत हलवा, यकीन करो। डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास आपको एक बार बनानी है पूरे प्रोजेक्ट में, कनेक्शन स्ट्रिंग एक बार बनाना है पूरे प्रोजेक्ट में। अब आपको सिर्फ अपने एमवीसी पे खेलना है। अब किस पे खेलना है, एमवीसी पे खेलना है। और जिसका आप टेबल इस्तेमाल करना चाहते हो उसका डीबी सेट बना देना, किसमें, डीबी कंटेक्स्ट क्लास के। ठीक है, तो ये वो डीबी कंटेक्स्ट क्लास ही वो है जो आपको डेटाबेस का एक्सेस देती है। बात समझ आई। और उसमें भी टेबल का एक्सेस डीबी सेट देता है, कौन देता है, डीबी सेट। ठीक है, देखो 20 के 20 रिकॉर्ड शो हो गए। अगली क्लास में हम क्रिएट का काम करेंगे, ये अभी करा दूं।